चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मोटिवेशन लगातार हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और मोटिवेशंस में कल हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी। आज उसी से रिलेटेड हम एक और थ्योरी या दो थ्योरी का टाइम मिलता है तो डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, पहली थ्योरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डगलस मैकग्रेगर ने एक थ्योरी बनाई जिसको हम लोग एक्स और वाई थ्योरी के नाम से जानते हैं। एक्स और वाई थ्योरी जो होती है, इसका नाम ऐसा लगता है कि जैसे मैथमेटिकल्स नाम है। हाँ, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई की कोई मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो कोई वैल्यू नहीं होती है। जो वैल्यू फ्री होती हैं उसी को हम लोग एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू देते हैं। शायद इसीलिए इसका नाम उन्होंने एक्स और वाई थ्योरी रखा, क्योंकि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि एक्स का मतलब कुछ और है या वाई का मतलब कुछ और है। यह एक्स और वाई का मतलब कुछ नहीं है, वैल्यू फ्री है, इसीलिए इसका नाम एक्स और वाई थ्योरी है। दूसरी बात यह है कि एक्स और वाई जो थ्योरी बनाई, इन्होंने बताया कि कोई भी मानव जो होता है, कोई भी एम्प्लॉय जो होता है, वह दो तरीके से मोटिवेट हो सकता है। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक कॉइन्स, उसी प्रकार से एक व्यक्ति भी दो तरीके से मोटिवेट हो सकता है। एक थ्योरी को इन्होंने एक्स कहा और दूसरी थ्योरी को इन्होंने वाई कहा। अब इन्होंने जो ये थ्योरी बनाई वो 1960 में बनाई, 1960 में बनाया और 1960 में इन्होंने ये थ्योरी बनाई और एक किताब लिखी इन्होंने, द ह्यूमन एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, द ह्यूमन एंटरप्राइजेस के नाम से बुक लिखी 1960 में। उसमें इन्होंने इस थ्योरी को दिया और लगभग इन्होंने काफ़ी समय तक इस पर रिसर्च किया, तब जाके ये सिद्धांत इन्होंने बनाया। तो दो अप्रोच इन्होंने रखी, एक तो एक्स और एक वाई। तो इनको जो जाना जाता है वो पूछेगा कि भाई एक्स थ्योरी किस काम में आती है, वाई थ्योरी काम में आती है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि मानव जो है वो दो प्रकार से मोटिवेट होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, आलसी होते हैं, संस्था के प्रति जो है डेडिकेटेड नहीं होते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं और ना कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने एक्स श्रेणी में रखा। दूसरी कैटेगरी इन्होंने वाई रखी, उसमें वो लोग रखे जिन पर कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जो आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहते हैं, जिनकी जो नेचर्स होती है वो कोऑपरेटिव नेचर की होती है, जो संस्था के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। ऐसे लोग जो रखे इन्होंने वाई श्रेणी में रखे। इसी को हम लोग बोलते हैं डगलस मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं, आप लोग ज़रूर समझिएगा कि ये जो बनाई इसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के सिद्धांत। ठीक है, ये किन्होंने बनाया ये हमको पता होना चाहिए। यह सिद्धांत जो बनाया गया डगलस मैकग्रेगर ने बनाया। किसने बनाया? डगलस मैकग्रेगर ने बनाया। डगलस मैकग्रेगर ने कौन से सन में ये बनाया गया? 1960 में इन्होंने इसको बनाया। कौन से सन में बनाया? 1960 में। इन्होंने बुक लिखी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। उसमें इन्होंने जो है लिखा, क्या लिखा इन्होंने बताया कि जो मानव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो उन्होंने दो कैटेगरी बनाई, उसी को इन्होंने एक्स और वाई थ्योरी के नाम से कहा जाने लगा। तो एक्स और वाई थ्योरी में आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे कि इनकी थ्योरी दो रही, एक तो एक्स थ्योरी और दूसरी वाई थ्योरी, एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी क्या क्या कहती है, इसको आप लोग ध्यान से समझते जाना। पहली बात तो ये जो एक्स थ्योरी कही जाती है ट्रेडिशनल थ्योरी कही जाती है, परंपरागत कही जाती है। इसको हम लोग ऑटोक्रेटिक निरंकुश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निरंकुश भी बोलते हैं। यानी ये वाली जो थ्योरी है ये ट्रेडिशनल कही जाती है, ट्रेडिशनल थ्योरी कही जाती है, ऑटोक्रेटिक कही जाती है
निरंकुश कही जाती है। ट्रेडिशनल लोग ऑटोक्रेटिक, ये इसमें कहा जाता है कि एम्प्लॉयज़ से काम कराने के लिए अगर कहा जाए तो पैसों से उसे काम कराया जा सकता है, या उसे पनिशमेंट अगर दिया जाए तो पैसे इसके कम कर दिए जाए, सैलरी रोक ली जाए, ऐसा कुछ करके उसको जो है दंडित किया जाता है। कुछ कुल मिलाकर उसे भय दिखाकर, उसे दंड दिखाकर, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर कर जब उससे काम कराया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स थ्योरी। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग कैसे होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते? ये लोग आलसी होते हैं, ये मानती है थ्योरी। आलसी होते हैं, डेडिकेटेड नहीं होते, नॉट डेडिकेटेड, समर्पण नहीं होता इनके संस्था के प्रति, नॉट डेडिकेशन। इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, संस्था के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। नॉट चैलेंजिंग, एक्सेप्ट नहीं करते चैलेंज को कभी भी, ठीक है। और क्या काम करेंगे? ये जो है झगड़ालू प्रकृति के हो सकते हैं, और जो है ये ऐसे हो सकते हैं कि जो दूसरों को बरगला दें, यानी संस्था में लड़ाई भी करा सकते हैं। ट्रेडिशनल लोगों में दो ही लोग आते, देखिए एडम स्मिथ ये जो मॉनेटरी पोजीशन पे है इसमें एडम स्मिथ रहे हैं, और टेलर ने भी यही बात कही कि किसी भी तरीके से पैसे से इनसे काम कराओ, और पैसे से काम कराने के बाद इनसे जो है किसी भी तरीके से इनसे जो है पैसा देकर काम कराया जा सकता है, या नहीं करते हैं तो इनको पैसा नहीं देकर इन्हें पनिशमेंट किया जा सकता है। तो ऐसी जो थ्योरी है ये तुम्हारी कैसी थ्योरी कहलाती है? एक्स थ्योरी कहलाती है। देखो आप लोग जानते होंगे कि कंपनी के अंदर दोनों तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कुछ इस तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं कि जब तक उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, जब तक उन्हें पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो काम नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ये जो है, ये तुम्हारी है, ये जो तुम्हारी ये वाली टेक्निक है, ये नॉर्मल टेक्निक है, कोई स्पेशल अलग से कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको डराकर, धमकाकर, मारकर, पीटकर स्कूल भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है, कहा जाता है बार बार। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप ही पढ़ने बैठ जाते हैं, जो अपने आप ही काम करने लग जाते हैं, जो अपने आप ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो निरंकुश प्रकार के होते हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते, उनको एक्स थ्योरी, और जो मोटिवेट लोग होते हैं वो वाई थ्योरी होते हैं। इनको काम कराने का तरीका क्या होता है कि इनको पनिशमेंट दिया जाता है, इनको भय दिखाया जाता है, इनको डराया जाता है, इन पे पेनल्टी लगाई जाती है, इनको सज़ा दी जाती है, तब जाके ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया है? एक्स थ्योरी। क्या कहा गया है? एक्स थ्योरी। इसमें लिख लीजिएगा कैसी अप्रोच है आपकी? नेगेटिव अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? नेगेटिव अप्रोच है। उस कंपनी की कैसी अप्रोच है? नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। ये कैसी है? नकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए है, ये ध्यान रखना। इसमें पेनल्टी दी जाती है, ध्यान रखना है। पेनल्टी दी जाती है, मैंने आपको बताया, पेनल्टी दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण से इनमें फियर रहता है, डर रहता है, और ये डर के कारण से काम करना चाहते हैं, ये काम करना पसंद करते हैं, लगातार ये काम करते रहते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगी आप लोग। इसके अंदर क्या है कि ये जो होते हैं, ये ध्यान रखना कि हमेशा ये लोअर मोटिवेट होते हैं। लोअर मोटिवेट का मतलब हो गया कि जिस प्रकार से हम लोग जो है मैस्लो की थ्योरी पढ़े हैं, तो मैस्लो की तीन नीचे की जो नीड होती हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल, दूसरी सेफ्टी एंड थर्ड सोशल, ये तीन जो है निम्नतर आवश्यकताएं मानी जाती हैं। ये तीनों के आधार पर चलती हैं, यानी इसमें जो है लोअर मोटिवेट का काम करती हैं। लोअर मोटिवेट का मतलब क्या हो गया कि तीन आवश्यकताएं, उनके आधार पर इनसे काम लिया जाता है। लोअर मोटिवेटर, ठीक है, लोअर मोटिवेटर। दूसरी बात, इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, केंद्रीयकरण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर इनको हम अधिकार सौंप देंगे तो ये काम करेंगे ही नहीं, ये तो जो है सारा का सारा बेकार कर देंगे। तो इसलिए आपसे पूछे कि थ्योरी एक्स में सेंट्रलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है या डिसेंट्रलाइजेशन का, तो आप लोग बताएंगे सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीयकरण का, ठीक है ना, कि सारे अधिकार जो होते हैं वो उच्च लोगों पर होते हैं, इन लोगों को नहीं दिए जाते। अगर इन लोगों को दे दिया जाएगा तो ये सारा काम तमाम कर देंगे, ठीक है। कैसा काम कर देंगे? सारा काम तमाम कर देंगे। हाँ, और ये लेकिन ध्यान रखना कि एक्स थ्योरी जो यूज़ की जाती है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है,
कभी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन होती है। इससे ज़्यादा समय के लिए अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो ज़्यादा समय यूटिलाइज़ करने से क्या हो जाएगा कि आंदोलन हो जाएंगे और चोरी हो जाएगी और आंदोलन शुरू हो जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा और इसके कारण से हमारी कंपनी में स्ट्राइक हो सकती है, लॉकआउट हो सकता है और कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें एक्स थ्योरी में आती हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि नेगेटिव अप्रोच है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि नेगेटिव अप्रोच के साथ साथ इसमें जो है डर रहता है। ये लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ठीक है। सेल्फिश भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप लोग। ये कैसी नेचर के होते हैं? सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी प्रकृति के होते हैं, अपने बारे में समझते हैं सिर्फ, ठीक है। और जो है डेडिकेटेड नहीं होते हैं, संस्था के प्रति समर्पित नहीं होते, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, बस सिर्फ पड़े रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को पेनल्टी दी जाती है, ऐसे लोगों पर पनिशमेंट लगाया जाता है, ऐसे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तब जाके काम कराया जाता है। दिस इज़ थ्योरी एक्स। इसको क्या बोलेंगे? थ्योरी एक्स। इसके उल्टे अगर हम लोग थ्योरी वाई पर चलें तो थ्योरी वाई जो होती है ये मॉडर्न अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है ना। मॉडर्न अप्रोच है, आधुनिक तकनीक है। आधुनिक तकनीक इसी के आधार पर चलती हैं कि कर्मचारियों के अंदर क्या होता है कि ये ऑटोक्रेटिक की जगह डेमोक्रेटिक होती है। कैसी होती है? डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक, प्रजातंत्रीय होती है एम्प्लॉयज़ के अंदर यहाँ पर। क्योंकि एम्प्लॉयज़ यहाँ पर अच्छे होते हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं, संस्था के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, नए चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, आगे बढ़कर काम करना पसंद करते हैं। इसलिए इन लोगों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये लोग जो होते हैं ये सेल्फ कंट्रोल पर्सन होते हैं। कैसे पर्सन होते हैं? सेल्फ कंट्रोल पर्सन होते हैं, स्वयं नियंत्रित होते हैं। इन पर ऊपर से नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात कि ये जन भागीदार, यानी निर्णयों में इनको भागीदार बनाया जाता है। मैनेजमेंट इनसे मिलकर निर्णय लेता है, इसीलिए डेमोक्रेटिक लोग होते हैं। ध्यान रखना कि ये लोग क्या होते हैं? ये लोग चतुर होते हैं, ये लोग जो है मेहनती होते हैं, ये लोग डेडिकेटेड होते हैं, ये लोग क्या होते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट करते हैं, चुनौती स्वीकार करते हैं। और ये क्या होते हैं? ये ग्रुप को साथ लेके चलते हैं, कलेक्टिव वर्क करते हैं। कैसा वर्क करते हैं? कलेक्टिव वर्क करते हैं, या इसे कहिए ग्रुप में काम करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं? उन पर वाई थ्योरी अप्रोच करती है। ये हमेशा कैसी मानी जाती है? पॉजिटिव अप्रोच मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? पॉजिटिव अप्रोच मानी जाती है, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच मानी जाती है। इसमें इनको पेनल्टी नहीं दी जाती, बल्कि इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, इन्हें सम्मान दिया जाता है, इन्हें प्रमोशन दिया जाता है, इन्हें जो है जॉब में, अच्छी जॉब पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इन्हें जो है कोई फंक्शन होता है तो उसमें रिवार्ड दिया जाता है, इनकी पीठ थपथपाई जाती है। यानी कुल मिला के इन्हें अंदर से प्रोत्साहन दिया जाता है, इन्हें इन काम को और करने के लिए प्रेरणाएं दी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया जाता है? इनको प्रमोशन दिया जा सकता है। प्रमोशन के साथ साथ इनको जो है जॉब में ट्रांसफ़र किया जा सकता है अच्छी जगह, या इनको जो है नए न्यू टास्क दिए जाते हैं। इनको न्यू टास्क का हेड बनाया जाता है, नए काम का इनको हेड बनाया जाता है, तब जाके ये काम कर पाते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा देखना कि हायर मोटिवेटर होते हैं। हायर मोटिवेटर का मतलब हो गया कि जिस प्रकार से मैस्लो की 3 नीड नीचे वाली जो होती थी, यानी कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे काम करती थी। और इससे ऊपर वाली एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो थी हमारे पास, सम्मान वाली और आत्मसंतुष्टि वाली, वो यहाँ पर काम करती हैं। यानी मैस्लो की शुरू की 3 थ्योरी यहाँ पे, शुरू की 3 और बाद की 2 जो है वो यहाँ पे काम करती हैं। इसमें सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। किसका प्रयोग किया जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण। पूछे कि विकेंद्रीयकरण का प्रयोग कौन सी में किया जाता है, एक्स में या वाई में,
तो आप लोग कहोगे वाई में विकेंद्रीयकरण। ध्यान रखना, क्यों विकेंद्रीयकरण? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अपने अधिकार नीचे वाले लोगों को सौंप दिए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन वाली होती है। कैसी होती है? लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन वाली, लंबी अवधि के लिए लगातार इसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन वाली होती है, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो मैकग्रेगर ने कहा कि इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर जो दिया वो वाई थ्योरी पर ही दिया। उन्होंने एक्स थ्योरी को जब भी यूटिलाइज़ करने के लिए कहा कि जब कर्मचारी बिल्कुल ही मानते नहीं हैं, या ऐसे कर्मचारी को हमें हटाना है, या ऐसे कर्मचारी से हमें ज़बरदस्ती काम लेना है, तभी हमें एक्स थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ हमको जो थ्योरी इस्तेमाल करनी चाहिए वो वाई थ्योरी इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी क्या है। एक्स और थ्योरी, बस ध्यान रखना कि ये नेगेटिव थ्योरी है, ये पॉजिटिव थ्योरी, पॉजिटिव अप्रोच को लेके चलते हैं, ये नेगेटिव अप्रोच को लेके चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत बातें अगर इसमें नोट कर पाओ या स्क्रीनशॉट ले पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग जल्दी बताएंगे। चलिएगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कही जाती है, ये जो है ध्यान रखना, आई एम पॉसिबल शब्द इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। आई एम पॉसिबल ने बता ही दिया कि सब कुछ कर सकते हैं, तो आई एम पॉसिबल, ठीक है। चलिएगा, हम नेक्स्ट थ्योरी लेते हैं, और नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारी वो इससे भी ऐसी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आप लोगों ने। ये मैकग्रेगर की हो जाती है, अगली हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए, ये जो मोटिवेशन की थ्योरी है, ये थ्योरी के हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछता है, और इनका लीडरशिप में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अनुयायियों को साथ लेके चलता है, और अपने अनुयायियों से काम लेना उसका एक महत्वपूर्ण वर्क होता है। तो वो उनको मार के धमका के कैसे काम लेता है, ये यहाँ पे काम में आती हैं। इसलिए ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी लीडरशिप में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन में भी चली रही है, यानी मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट दोनों में ही लगातार काम आती है, ठीक है। अब हम जो दूसरी थ्योरी एनालिसिस करना जा रहे हैं उसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी, द्विघटक विचारधारा। क्या नाम है इसका? टू वे फैक्टर्स थ्योरी, टू वे फैक्टर्स थ्योरी, टू वे फैक्टर्स थ्योरी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघटक विचारधारा। क्या बोलते हैं इसको? द्विघटक, ऐसे कंपोनेंट जिसमें दो कंपोनेंट्स हों, द्विघटक विचारधारा। क्या बोलते हैं इसको? द्विघटक विचारधारा। तो द्विघटक विचारधारा क्या होती है? जैसे कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पर, पहले मैं इसको आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये लोग कहते हैं कि वैसे इसको जो दिया वो हसबर्ग ने दिया 1959 में। 1950 के डिसाइल्स में, 1950 के दशक में, और 1959 शायद 1959 ही है, 1959 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया, टू फैक्टर्स थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो आदमी मोटिवेट होता है या जो एम्प्लॉयज़ होता है, जो पर्सनल होता है, वो दो बातों पर उस पर विचार किया जाना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि दो फैक्टर्स में, एक तो हाइजीन थ्योरी कहा और दूसरा मोटिवेट फैक्टर्स का। एक हाइजीन फैक्टर्स का और दूसरा क्या कहा? मोटिवेट फैक्टर्स। इन्होंने कहा कि जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स बताए इन्होंने। एक हाइजीन फैक्टर्स बताए, बोले जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोले हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं उनसे कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉयज़, कोई लेबर मोटिवेट नहीं हो सकता। हाँ, बस इतना हो सकता है कि उससे वो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, उससे वो असंतुष्ट नहीं हो पाएंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर उनको हम लोग बढ़िया कर देंगे तो उससे मोटिवेट नहीं होंगे वो, लेकिन उनके करने से उनमें संतुष्टि रहेगी, असंतुष्ट नहीं होंगे, डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, मेंटेन रहेंगे, ठीक है। और दूसरे इन्होंने बताया मोटिवेट फैक्टर्स। बोले इन फैक्टर्स को अप्लाई करने से एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है, एम्प्लॉय अच्छा करने की कोशिश करने लगता है। तो इसलिए इन्होंने इसको दो फैक्टर्स के नाम से इन्होंने बताया, जिसको हम लोग कहते हैं कि टू वे फैक्टर्स थ्योरी।
द्विघटक विचारधारा। अच्छा, इसके जो है और नाम है, इसको हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है अभिप्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये सब नाम आप नोट कर लीजिएगा। एक तो इसमें द्विघटक विचारधारा आ गई, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, देखिएगा दूसरा नाम इसका जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, एक तो नाम है इसका अभिप्रेरणा आरोग्य सिद्धांत, आरोग्य सिद्धांत, ठीक है। एक नाम और इसका है हाइजीन थ्योरी, हाइजीन, हिंदी में भी इसको हाइजीन ही बोलते हैं, ठीक है, हाइजीन थ्योरी। एक नाम है इसका स्वच्छता अभिप्रेरणा सिद्धांत, क्या नाम है इसका, अभिप्रेरणा स्वच्छता विचारधारा, ऐसे कुछ करके है, अभिप्रेरणा स्वच्छता विचारधारा, ठीक है। एक नाम ये हो गया। तो ये इतने नाम इनके हो जाते हैं, और कोई नाम की इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये किसने बनाया, आपको ध्यान में रखना है, किसने बनाया ये हजबर्ग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, हजबर्ग ने इसको बनाया, हजबर्ग ने ये थ्योरी दी, बाय हजबर्ग, ठीक है। और 1959 में, दशक की बात करें तो 1950 के दशक में, और 1959 में ये थ्योरी दी इन्होंने, हजबर्ग की थ्योरी। इस थ्योरी को वैसे मैस्लो की कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी कहा जाता है, मैस्लो की पूरक थ्योरी कहा जाता है, मैस्लो की पूरक थ्योरी कही जाती है ये, मैस्लो की पूरक थ्योरी, कॉम्प्लीमेंट्री यानी मैस्लो की थ्योरी को पूरा करा इन्होंने, मैस्लो की पूरक थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स इन्होंने बताए, आपको बस ध्यान में रखना है। कितने फैक्टर्स बताए इन्होंने, 2 फैक्टर्स इन्होंने बताए, एक हाइजीन फैक्टर्स और दूसरे मोटिवेट फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स, क्योंकि जब भी इसका नाम क्या पड़ा, द्विघटक विचारधारा, तो आप लोग जब लेके चलेंगे तो 2 फैक्टर्स में आप लोग इसको बांट देंगे, ठीक है। पहला फैक्टर्स आप लोग क्या रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, पहला हाइजीन फैक्टर्स रखेंगे आप लोग इसको, हाइजीन फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स बोल सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है। या इसको आप लोग बोल सकते हैं डिससेटिस्फैक्शंस फैक्टर्स, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, डिससेटिस्फैक्टर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं इसको, या इसको हाइजीन लिख ही दिया आप लोगों ने, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर भी बोल सकते हैं। एक नाम इसका बड़ा अच्छा है, मेंटेनेंस फैक्टर्स, ठीक है, हाइजीन, डिससेटिस्फैक्टर्स और मेंटेनेंस। हिंदी में वही आप लोग इसको कह सकते हैं आरोग्य घटक, क्या बोल सकते हैं, आरोग्य घटक, आरोग्य घटक, ठीक है। दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेट फैक्टर्स, क्या बोलते हैं इसको, मोटिवेट फैक्टर्स, मोटिवेट फैक्टर्स, ठीक है। अभिप्रेरक घटक, अभिप्रेरक घटक। देखो इन्होंने ये बताया कि ये जो कंपोनेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स बताए 6-7, इन्होंने 6-7 पॉइंट बताए यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर बताए। इन्होंने बताया कि जो 6-7 पॉइंट ये वाले हैं, इनको अगर हम बढ़िया कर दें, ठीक है, कंपनी के अंदर ये होती हैं, ये वाले फैक्टर्स कुछ होते हैं, तो इनके करने से क्या होता है कि ये कंपनी अगर इन सुविधाओं को देती है, कंपनी के अंदर ये वाली अगर चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा डिससेटिस्फैक्टर्स फैक्टर्स, वो असंतुष्ट नहीं होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, असंतुष्ट नहीं होता है। मतलब कि उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको संतुष्ट रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए हर कंपनी में। ऐसा नहीं है कि अगर इनको आप ज़्यादा कर दोगे, इनको बहुत बढ़िया कर दोगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट नहीं हो सकते, ये श्योर है कि अगर आप उन्हें ज़्यादा कर दोगे या बहुत अच्छा कर दोगे या बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची इन चीज़ों में कर दोगे, तो उससे मोटिवेट फिर भी नहीं होने के वो लोग, मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं
तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, और डिससेटिस्फाई अगर हो जाते हैं तो उससे उनकी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो कंपनी की जो पॉलिसी हैं वो फ्लॉप होने लगेंगी, जिसके कारण से इनको क्या कहा जाता है, हाइजीन थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइजीन। ये वाली फैक्टर जो मोटिवेटर फैक्टर्स है, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि अगर ये होती हैं ये वाले कंपोनेंट्स, तो वो इन कंपोनेंट के होने से वो आगे बढ़ चढ़कर मोटिवेट हो जाते हैं, काम को आगे बढ़ के करने की कोशिश करते हैं, और आगे बढ़कर जो है वो क्या काम करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करने लगते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को इन्होंने कहा मोटिवेट। इसमें ये वाले फैक्टर्स मोटिवेट नहीं होते, सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, संतुष्ट करने के लिए होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो असंतुष्ट हो जाएंगे तो संतुष्ट होंगे, लेकिन अभिप्रेरक का काम नहीं करेंगे, आगे बढ़कर कोई मोटिवेट नहीं होंगे। इसलिए इनको कहा गया हाइजीन फैक्टर्स और डिससेटिस्फैक्शन, और जो है क्या कहा गया इनको कहा गया मेंटेनेंस, कि इनके करने से मेंटेनेंस रहेगी। अब ये बात आती है कि इसके अंदर कौन कौन सी सिचुएशन इसके अंदर हो सकती है जिसके कारण से ये ऐसा होता है। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर आ सकता है सुपरविज़न आ जाएगा इसके अंदर, देखिए लिख लीजिएगा, सुपरविज़न, निरीक्षण कैसे कराते हैं, जॉब कंडीशन आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, कार्य की दशाएं, और इसके अंदर सैलरी आ जाएगी, वेतन आ जाएगा। ठीक है, सैलरी आ जाएगी कि सैलरी के आधार पर वो सैलरी अगर उसे मिलती है तो ठीक है, अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, असंतुष्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। स्टेटस इसके अंदर आ जाएगा, और जॉब सिक्योरिटी इसके अंदर आ सकती है। स्टेटस का मतलब पद, जॉब सिक्योरिटी का मतलब जॉब की सुरक्षा, और क्या आ सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशन आ सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन आ सकते हैं, अंतर व्यक्तिगत संबंध। ठीक है ना, कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपस में कैसे संबंध है कर्मचारियों के, वो इसके अंदर आ सकते हैं, अंतर व्यक्ति संबंध। ठीक है ना। तो ये इतने सारे पॉइंट, सुपरविज़न, जॉब कंडीशन हो गई, और क्या आ सकता है इसके अंदर, सैलरी आ गया है, और क्या आ सकता है, बस यही हो सकता है ना। कंपनी की पॉलिसी लेना चाहो तो ले सकते हो, कंपनी का पॉलिसी क्या है। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी क्या है वो आ सकती है इसके अंदर, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, प्रशासन कैसा है। तो ये वो चीज़ है कि इनको अगर आप लोग रखोगे तो इनको रखने से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा। कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का प्रशासन अगर अच्छा है, ठीक है, कंपनी अगर अच्छी पॉलिसी पे चल रही है, प्रशासन अच्छा करती है, सुपरविज़न, निरीक्षण के बारे में ऐसा नहीं कि कोई पक्षपात किया जाता है, जॉब कंडीशन, कार्य की दशाएं अच्छी हैं, पीने के लिए पानी का अरेंजमेंट बढ़िया है, रोशनी की व्यवस्था अच्छी है, पंखा चलता रहता है, एसी चलता रहता है, तो वो मोटिवेट नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये चीज़ होंगी तो वो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसके होने से उन्हें निराशा होनी शुरू हो जाएगी, डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाएंगे। तो इसलिए मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें मिनिमम ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें आप ज़्यादा कर देंगे, बहुत अच्छी कर देंगे, तो उससे वो मोटिवेट नहीं होंगे, मतलब बढ़ चढ़ के काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप इसमें फिजूल खर्ची ज़्यादा कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होंगी तो डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाएंगे, असंतुष्ट जरूर हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको असंतुष्टिकरण कारक कहा जाता है ना। इसी तरीके से जॉब की सिक्योरिटी, आपस में रिलेशन कैसे हैं, तो ये जो फैक्टर्स तुम्हारे कहे जाते हैं, ये फैक्टर्स कैसे कहे जाते हैं स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स कहे जाते हैं आपके मेंटेनेंस फैक्टर्स। क्या कहे जाते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें, दूसरे वाले के अंदर अगर हम लोग चलें तो इसके अंदर क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे पहली बात इसके अंदर आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी की। किसकी आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। ठीक है, नंबर 2 अचीवमेंट, उपलब्धि की। तीसरा चैलेंज की, स्वीकृति, चुनौतियों को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, चुनौती की। और टास्क की, जो वर्क है
वो टास्क जो है कैसा है, हल्का है, कैड़ा है, कठिन है, कैसा है, ये चीज़ें देखिए, अगर आप लोग उस बंदे को उत्तरदायित्व तो सौंपना चाहते हैं, उसे अथॉरिटी दे देंगे, अगर उसे कहेंगे कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो बढ़ चढ़कर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और उसके लिए वो मोटिवेट फैक्टर्स का काम करेंगी। कैसा काम करेंगी? मोटिवेट फैक्टर्स का काम करेंगी। ये जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, ये वाली जो उपलब्धियां हैं, ये उपलब्धि का मतलब कि उससे कहा कि भाई तुमको जो सेल करनी है वो हमारी 10 करोड़ से बढ़ाकर आपको 50 करोड़ करनी है, तो अब 50 करोड़ उन्होंने करके दिखा दी, तो ये उनके लिए उपलब्धि है। क्या है ये? उनके लिए उपलब्धि का काम करती है। तो इससे वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। चुनौतियाँ दी जाएंगी, चुनौती को वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और जो है टास्क दिया जाएगा, अगर देखिए ज़रा सा टास्क दे दिया जाएगा, छोटा सा टास्क दे दिया जाएगा, आसान टास्क दे दिया जाएगा, तो उसे कोई भी कर देगा, उससे मोटिवेट नहीं होगा। टास्क ऐसे दिया जाए जो बहुत चैलेंजेबल हो, बहुत कठिन हो, जिससे वो बढ़ चढ़कर काम करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो तुम्हारे कैसे फैक्टर्स होते हैं? मोटिवेट फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल हैं। ये कैसे हैं? एक्सटर्नल कहे जाते हैं, ये बाह्य कारक कहे जाते हैं, ये बाह्य कारक होते हैं। और ये कैसे फैक्टर्स होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इंटरनल, आंतरिक कारक होते हैं। कैसे होते हैं? आंतरिक कारक होते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। और भी कुछ इसके अंदर हो सकता है क्या? आंतरिक घटक हो गए और ये क्या हो गए? बाह्य घटक हो गए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना कि इसको कहा गया ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग्स। इनको क्या कहा गया है? इनको हजबर्ग ने कहा कि ये जो है ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग है, ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग है। यानी कि इस प्रकार से जैसे एक मकान में ईंटों का रोल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक कंपनी के अंदर जो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं वो महत्वपूर्ण काम करते हैं, एक ईंटों का काम करते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से ईंटों का रोल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करते हैं। तो मोटिवेटर फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो इंसेंटिव्स और मोटिवेशन में जो डिफरेंस होता है, प्रेरणा और अभिप्रेरणा में अंतर जो बताया वो इन्होंने ही बताया। प्रेरणा और अभिप्रेरणा में अंतर इन्होंने ही बताया। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइजीन थ्योरी, टू वे फैक्टर्स थ्योरी। दो घटक, एक घटक ये, एक घटक ये। इसी के आधार पर इन्होंने थ्योरी बनाई जिसको इन्होंने कहा मैकग्रेगर की थ्योरी, ठीक है ना। हजबर्ग की थ्योरी। हजबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन अगर बनता है तो अमेरिका के रहने वाले थे ये। अमेरिका के इन्होंने जो है जाकर काम करा। और ये मैंने बताया था कि मैस्लो के सिद्धांत की ये पूरक है, मैस्लो के सिद्धांत को जो है ध्यान रखती है। अच्छा, दूसरी बात अगर ये पूछे कि भाई ये मैस्लो से किस प्रकार रिलेटेड करती है, तो ध्यान रखना कि मैस्लो के जो पहले 3 सिद्धांत, मैस्लो के जो पहले 3 फैक्टर्स आते थे, जिसमें आप लोगों की क्या कहती है, जिसमें पहला है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा आपके पास होता है सुरक्षा और तीसरा होता है आपके पास सामाजिक, ठीक है। ये 3 तरह की आवश्यकताएं जो होती हैं, इसको इन्होंने हाइजीन कहा है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हाइजीन कहा है। जबकि जो बाकी 2 बची हुई रह जाती हैं, जिसमें इन्होंने कहा है एस्टीम, ठीक है ना, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसंतुष्टि की, ये 2 जो इन्होंने कही है ये मोटिवेट फैक्टर्स कहे हैं, इसलिए इन्होंने मैस्लो के पूरक सिद्धांत इसको कहा है, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जो मैस्लो की थ्योरी है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सब जगह अप्लाई होती है। लेकिन जो ये वाली थ्योरी है, हाइजीन की थ्योरी है, ये सब जगह अप्लाई नहीं होती है। इसलिए अगर यूनिवर्सल की बात करें तो वो मैस्लो की थ्योरी होती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसके अंदर देखी। कुछ चीज़ें हो सकता है कि रह गई हों, उसके लिए आप लोग बुक्स पढ़ लीजिएगा एक बार और बारीकी से उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। चलिए।